Very good morning, everyone. Welcome to WowOS. Before we start our session, two, three things which are important I want to tell you. First thing is this is our Telegram channel. If you want, you can join it. So here we are providing editorial notes as well as the link for the videos. Secondly, we are providing daily MCQs based on current affairs. Also, from today onwards, you will be getting videos on Vision Monthly magazine. Okay, I think most of you will be the readers of Vision Monthly magazine. So what we are doing is like we are summarizing the monthly magazine like this. Okay, so you will get this is a paid initiative, guys, but videos will be free of cost. Those who want to purchase the notes, they can purchase it. We are summarizing the content considering everything covered, but in lesser number of words. So you will get the complete magazine which Vision gives in around 50 to 60% words. So that will save your time in reading or covering the magazine. Okay, so you can join our initiative and please join our Telegram channel to get the updates about the video, which will be started from today onwards. Okay, चलिए आगे देखते हैं. This is done. Okay. इस पेज में देखिए खरगे जो है वो जीत गए हैं कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. सिटी रेसिडेंट्स कुड बी जेल्ड फॉर बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली. दिल्ली की न्यूज है. इसके अलावा इस पेज में कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है. चलिए जल्दी देखेंगे. अब क्या हुआ है कि चाइना अगेन ब्लॉक्स 2 प्रपोजल्स ऑन पाकिस्तान टेररिस्ट एट यूएनएससी. अब देखिए एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 करके लिस्ट है, ठीक है, ऑन टेरर एंटिटीज. उसमें इंडिया और यूएस चाह रहे थे कि लश्कर तैयबा का जो फाउंडर हाफिज सईद का बेटा है तलहा सईद और शाहिद महमूद, जो कि डिप्टी चीफ है ऑफ अ फ्रंट फॉर द एलिटी नेम्ड फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन, इनको जो है इसके अंदर डाल दिया जाए 126 लिस्ट के अंदर. लेकिन चाइना ने इसके लिए जो है मना कर दिया. ठीक है. वांटेड फॉर प्रोक्योरिंग फंड्स एंड रिक्रूटमेंट फॉर LET and Jamaat-ud-Dawa, the group behind the 26/11 Mumbai attacks and other terror activities. इसके लिए ये दोनों जो है वो वांटेड है. इसलिए इंडिया चाहता था कि इसको इस लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन चाइना जो है टाइम एंड अगेन यही करता है कि वो रेजिस्ट करता है. अब एक और चीज है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी एक मीटिंग होनी है पेरिस में, जहां पर ये डिसाइड होगा कि जो पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में उसको रिमूव किया जाए कि या नहीं किया जाए. उस ग्रे लिस्ट में जो 2018 से है वो. ओके, चलिए अब दो चार जो यहाँ पर फैक्चुअल चीजें, एक तो है ये 1267 लिस्ट क्या है, दूसरी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, ये देख लेते हैं. ठीक है. तो पहला है यूएनएससी 126 कमेटी क्या होती है. ये कब आई थी? 1999 में आई थी. ठीक है. अब इस कमेटी के मेंबर्स कौन है? सारे परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के. ठीक है. ये जो लिस्ट है ये किसकी होती है? टेररिस्ट की होती है, ग्लोबल लिस्ट होती है. ठीक है. किस लिए बनाई जाती है? क्योंकि रोका जा सके जो मूवमेंट है टेररिस्ट का. ट्रैवल सैंक्शंस होंगे, बैन होंगे, फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स हो जाता है, आर्म्स एम्बार्गो हो जाता है फॉर टेररिज्म. ठीक है. इंडिया जो है, इंडिया ने 3 बार कोशिश की है. किस चीज का? 2009 में, 16 में और 17 में. तो लिस्ट जैसे मोहम्मद का जो चीफ है उसको ग्लोबल टेररिस्ट बनाने के, लेकिन चाइना जो है वो पाकिस्तान के बीएस में अड़ंगा लगा देता है. ठीक है. प्रोसीजर क्या है? कोई भी मेंबर हो, ठीक है, वो एक प्रपोजल सबमिट करता है. एक इंडिविजुअल भी बैन हो सकता है और एंटिटी भी बैन हो सकती है. जैसे लश्कर तैयबा बैन हो सकता है पूरा का पूरा. ठीक है. अब इसके बाद क्या होता है कि लिस्टिंग और डिलिस्टिंग जो होती है वो कंसेंसस से होती है. प्रपोजल जो है सारे के सारे मेंबर्स को सेंड कर दिया जाता है. And if no member objects within 5 working days, that proposal is adopted. Objection means the end of that proposal. Secondly, there is an other option, that is technical holding. If you put a technical hold that you need more information or you need more time to understand the matter and all those things, then it will go to a pending list. And for pending list, you have 6 months time to give your affirmation or put an objection to that. If you put an objection, प्रपोजल खत्म हो जाएगा. इफ यू अलाउ तो प्रपोजल पास हो जाएगा और वो लिस्ट के अंदर एंट्री हो जाएगी 1267 के अंदर. ठीक है. एडिशनल 3 months ऑल्सो, आफ्टर 6 months एडिशनल 3 months ऑल्सो यू कैन टेक.
ओके, इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। गाइज ये दृष्टि आईएएस के नोट्स हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार दिखा देते हैं ऊपर से। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन गूगल इट एंड यू कैन गेट इट। आई आल्सो गॉट इट फ्रॉम गूगल। देखिए ये डी लिखा हुआ है, दृष्टि आईएएस के नोट्स हमारे नहीं है। ओके, अब देखिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसमें ग्रे लिस्ट के अंदर है पाकिस्तान। तो अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है इसको समझ लेते हैं। एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, किस लिए बनाएगी? प्रिवेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स दैट एड टेररिज्म। कब बनाई गई? जुलाई 1989 में। किसके द्वारा बनाई गई? G7 समिट में बनाई गई। तो G7 ने बनाई थी पेरिस में। इसका हेड ऑफिस भी वहीं पर है, OECD के अंदर। टोटल एट प्रेजेंट देयर आर 37 मेंबर्स प्लस 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन मेंबर्स हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। इंडिया मेंबर कब बना? 2010 में। ओके, हेडक्वार्टर एज आई सेड OECD के अंदर है पेरिस में। ठीक है, ग्रे लिस्ट क्या होती है? कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग, इसलिए पाकिस्तान को इसके अंदर डाला गया था। ठीक है, अब ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रे लिस्ट मींस FATF हैज प्लेस्ड द कंट्री अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग टू चेक इट्स प्रोग्रेस ऑन मेजर्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ग्रे लिस्ट के देखिए इम्पैक्ट। यहाँ पर एक चीज और बताइए कि अब जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो क्या करेंगे? इनको लोन जल्दी से नहीं देंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन इन एक्सेसिंग इंटरनेशनल लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, चलिए ये भी खत्म हो गया। हाँ, अब देखिए एक चीज और है कि नर्चर डाइवर्सिटी बाय कंडेमनिंग हेट स्पीचेस अनइक्विवोकली। ये यूएन चीफ ने कहा। यूएन चीफ जो था IIT बॉम्बे में आए हुए थे। IIT बॉम्बे में इन्होंने स्पीच दी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ट्रिट्स एंड बिट्स जो भी मुझे ठीक लग रहा है वो मैं बता देता हूँ। डाइवर्सिटी इज अ रिचनेस दैट मेक्स इंडिया स्ट्रॉन्गर। कॉन्क्रीट एक्शन शुड बी टेकन टू सपोर्ट राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स एंड एकेडमिक्स। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ चीजें और कही हैं। एक चीज इन्होंने कही कि इंडिया जो है री इलेक्ट हुआ है UNSC के अंदर, UN ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर, तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इंडिया को। इन्होंने रेफरेंस देते हुए कहा तीस्ता सीदलवाद का, राना आयूब, सादिक कप्पन एंड उमर खालिद, कि इनको जो है आपने बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, upcoming presidency of India at G20 will provide an opportunity for highlighting the values and visions of the developing world. See, India is considered as a flag bearer of the developing world. Okay, for that it is important. चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज है, नया वो किया है। सेंटर टू प्रमोट डेस्टिनेशंस इन 15 स्टेट्स एज पार्ट ऑफ स्वदेश दर्शन 2। अब देखिए इनिशियली क्या हो रहा था कि ना थीम बेस्ड सर्किट बनाते थे हम, कि किसी को बुद्धिस्ट सर्किट बना दिया। ठीक है, उसमें क्या होगा? बुद्धिस्ट जितनी भी श्राइन्स वगैरह हैं, साइट्स वगैरह हैं, वो सारे कवर करते थे। अब हम वहां से मूव कर रहे हैं। अब नाउ वी आर फोकसिंग ऑन रिवाइविंग डेस्टिनेशन टूरिज्म। यार मुझे केदारनाथ जाना है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द कंप्लीट सर्किट, बस मुझे केदारनाथ जाना, तो उसके आसपास में क्या क्या चीज देखने लायक वो देख लेते हैं। ओके, सो अंडर दिस 15 स्टेट्स दे हैव इनकॉर्पोरेटेड in those 15 states, MP, Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Maharashtra are covered. In each state they are covering 2 destinations. झांसी एंड प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश में कवर हुआ है। ग्वालियर, चित्रकूट एंड खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में कवर हुआ है। अजंता अलोरा महाराष्ट्र में कवर हुआ है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। दैट इज प्रमोटिंग वोकल फॉर लोकल। ठीक है, अब देखिए स्वदेश दर्शन स्कीम आई थी 2014-15 में। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड सर्किट, जैसा भी मैंने बताया आपको बुद्धिस्ट सर्किट जैसे बनाते थे ये, है ना, उस तरीके से। अब क्या करना चाह रहे हैं ये? क्रिएट जॉब्स इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल कम्युनिटी, एनहेंस स्किल्स फॉर लोकल यूथ इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, increase private sector investment in tourism and hospitality, and to preserve and enhance local culture and natural resources. अब इसके अलावा एक डेटा दिया है यहाँ पर, थर्ड टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट्स फॉर 2017-18, 18-19 and 19-20. The contribution of tourism
to the employment is 14.78%, 14.87% and 15.34% respectively. तो ये आप चाहें तो नोट करके रख सकते हैं। टूरिज्म पे ऐसे भी आ चुका है, तो इन सब जगहों पे ये कोट करने का काम आ सकता है। इवन लास्ट ईयर एक क्वेश्चन भी आया था टूरिज्म के ऊपर। ओके, सो यू कैन कोड दिस काइंड ऑफ डेटा। चलिए अब जल्दी से एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। आज के वैसे एडिटोरियल में ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए, मर्डर्स मोस्ट फाउल, कश्मीरी पंडित्स आर डेलिबरेट टारगेट्स ऑफ रेडिकल्स टू फर्दर देयर एजेंडा। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि रिसेंटली मैनी कश्मीरी पंडित्स have been killed in the valley. Okay, they are just making fuss out of that JNK has been made a UT, and because of that they started killing them. But this is a failure of government, that government is unable to uh, save their lives, okay, and ensure the safety of the minority existing in JNK. Okay, and it results in the fear of those who want to go back and settle in their uh, family lands. Okay, other thing is a travesty of justice, shocking lapses mar Arumugha Swamy commission of inquiry report. This is regarding that Jayalalitha's report which came which says that there are multiple discrepancies and lacuna in the treatment of Jayalalitha, due to which she died. कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्रिटिसाइज किया उस रिपोर्ट को। चलिए, टर्किश फॉरेन पॉलिसी, द ईस्ट वेस्ट डिवाइड। दिस इज टॉकिंग ओनली अबाउट टर्किश फॉरेन पॉलिसी। इट हैज नो रिलेवेंस एंड नो लिंक इन दिस कंप्लीट आर्टिकल विथ इंडिया, तो नहीं पूछेगा यूपीएससी मेंस में। चलिए आखिरी वाला देखते हैं, अ न्यू लीज ऑफ लाइफ फॉर क्लाइमेट एक्शन। अब इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ी सी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कवर कर दिया है फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। We'll see it from notes. This is our note. Okay. A new lease of life for climate action. अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें ये कह रहे हैं, छोटी छोटी से फैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट्स भी नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं था कवर करने का, फिर आप बोलते कि कवर नहीं किया इसलिए कवर कर दिया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी देता है, फर्स्ट टाइम 30 साल में पहली बार बोला है कि ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर्स हैव डिक्लाइंड अक्रॉस मोस्ट कंट्रीज इन द पास्ट 2 years। ठीक है, ऑब्वियस बात है, कोविड आ रहा था, ग्रोथ नहीं हो पा रही इकोनॉमी की, पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, कैसे करेगी। ओके, देन दे हैव टॉक्ड अबाउट ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। ये अच्छा वर्ड है, इसको आप कोट कर सकते हैं। बीसीपी, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन, क्या है ये? ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने बोला जो 9 वार्मेस्ट ईयर्स हैं वो पास्ट 1 डिकेड में ही आ गए, मतलब 10 में से 9 जो है वार्मेस्ट है। ठीक है, दिस ईयर्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स and other extreme forms of weathers have forced us to face these increasingly devastating impacts. Climate change is a disruption multiplier is in a disrupted world। देखिए ऑलरेडी बहुत खराब सिचुएशन है, उसमें अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो और ज्यादा डिस्ट्रप्शंस आएंगे। ठीक है, रोलिंग बैक प्रोग्रेस अक्रॉस द ग्लोबल एसडीजीज। ठीक है, अब ये पेरिस एग्रीमेंट सीओपी 26 की बात कर रहा है, जिसमें हमने बोला था कि 1.5 डिग्री टारगेट है हमारा, उससे ज्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि जो पब्लिक है, पब्लिक का शेयर जो है ना ग्लोबल वार्मिंग में वो सबसे ज्यादा मतलब एक इम्पैक्ट कर सकता है। While governments and industry carry lion shares of responsibility for responding to crisis, we as consumers play a larger role in driving unsustainable production methods। ठीक है, हम अगर लेना बंद कर देंगे सामान तो लोग जो है एनवायरमेंटली सेंसिटिव होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी और इंडस्ट्रीज को भी। ठीक है, लाइफ एंड लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये जो है पीएम मोदी ने अनाउंस किया था सीओपी 26 में नवंबर 2021 में। ठीक है, rather than framing climate change as a larger than life challenge, life recognizes small individual actions can tip the balance in planet's favor। अब इसमें क्या क्या कहते हैं, जैसे सेविंग एनर्जी एट होम, साइकिलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, eating from plant based foods and wasting less,
leveraging our position as customers and employees to demand climate friendly choices. मतलब अगर आप जो है ग्रीन प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देंगे, क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देंगे, तो इंडस्ट्रीज हैव टू मूव टुवर्ड्स क्लाइमेट फ्रेंडली गुड्स. बट प्रॉब्लम क्या है, क्लाइमेट फ्रेंडली गुड्स आर वेरी कॉस्टली नाउ डेज. ठीक है, दे कम विथ अ प्रीमियम. Okay, that's why general public can't afford it. Many of the goals of life can be achieved by deploying nudges, gentle persuasion techniques to encourage positive behavior. इसके लिए एक एग्जांपल दिया UNFPA ने. क्या? Discouraging food waste by offering smaller plates in cafeterias, encouraging recycling by making bin lids eye-catching, encouraging cycling by creating cycling paths. According to UNEP, more than two-thirds actually, of greenhouse gas emission can be attributed to household consumption and lifestyle. ठीक है, मतलब 2/3 ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है बच सकता है अगर हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन में जो है डिक्रीज आ जाए तो. लाइफ मिशन ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिलेटिव टू कॉन्ट्रीब्यूशन. देखिए, जो रिच है उनका ग्रीन हाउस इंपैक्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू पुअर. यहां पर वही लिखा है, एमिशन अक्रॉस पुअरेस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स population combined still falls short of even 1% of the wealthiest. सेम चीज कंट्रीज के साथ भी है. जो पुअर कंट्रीज है उनका ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है कंपैरेटिव टू डेवलप्ड और मैच्योर्ड इकोनॉमी बहुत कम होता है. तो अकॉर्डिंगली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको इस प्रपोर्शन में ही लेनी पड़ेगी. अब महात्मा गांधी जी का एक कोट दिया उन्होंने, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड. ठीक है, इसके बाद इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स की बात की है. पहला क्या है, पंचामृत टारगेट, ये देख लेंगे अभी हम क्या होता है, जो COP 26 में इंडिया ने अनाउंस किया था. दूसरा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने चालू किया. कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी विथ वाइब्रेंट बिजनेस मेकिंग enormous investments in renewable and electric mobility to a world class public digital tech stacks. India's bring scale, expertise and legitimacy. A well-positioned founding UN member state, bridging G20 and G77. बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें. चलिए एक चीज और ये पढ़ लेते हैं कि ये पंचामित्र टारगेट्स क्या है हमारे. देखिए, इंडिया हैज मेड बिग अनाउंसमेंट टर्मिंग देम एज पंचामृत एट क्लाइमेट चेंज मीटिंग इन ग्लासगो. India will require its non-fossil energy capacity to 500 gigawatt. India had earlier extended its target to 450 gigawatt, out of which 100 gigawatt is already installed. By 2030, 2030 तक हम जो नॉन फॉसिल से 500 गीगावाट तक जनरेट करेंगे. India will meet 50% of its energy requirement from renewable energy by 2030. India will reduce the total projected carbon emission by 1 billion ton from now onwards till 2030. ठीक है, कार्बन एमिशन भी हम कम कर रहे हैं. By 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by less than 45%. By 2070, India will achieve target of net zero. Means उसके बाद जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन नेट जीरो हो जाएगा. बस इतना ही इंपॉर्टेंट था गाइस. चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं. गुड डे, हैप्पी लर्निंग.